नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र यानी पॉलिटिकल थ्योरी का एक मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच अर्थात आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास। और इस विकास के कंसेप्ट को हम एक महत्वपूर्ण विद्वान जो कि लुसियन पाई है, उस पाई के मॉडल के रूप में अर्थात उसके विश्लेषण के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लुसियन पाई का मॉडल। दोस्तों, जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंसेप्ट की बात आती है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज यानी जिस राजनीतिक सिद्धांत की हम यहाँ चर्चा करेंगे उसके दो पार्ट हैं। नंबर वन, परंपरागत, जो कि हमें शास्त्रीय उपागम या मानकीय उपागम या काल्पनिक उपागम के रूप में भी जानते हैं, और इसका काल पॉलिटिकल साइंस के उद्भव से लेकर दूसरे महायुद्ध तक मानते हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद में पॉलिटिकल साइंस में एक प्योर साइंस या विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय में एक व्यवहारवादी आंदोलन शुरू होता है, और उस व्यवहारवादी क्रांति के कारण से पॉलिटिकल साइंस को वैज्ञानिकता देने का प्रयास किया जाता है, मानवीय व्यवहार पर अध्ययन होने लगता है, और साथ ही जिसको हम अभी तक पॉलिटिकल साइंस और उसके अध्ययन के प्रमुख अंग जैसे राज्य और सरकार यानी हम संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर ही बल देते थे। लेकिन दूसरे महायुद्ध के पश्चात हमने इन संस्थाओं के औपचारिक ढांचे के स्थान पर इनके अनौपचारिक ढांचे को अपनाया। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हमने इन ट्रेडिशनल थ्योरी के स्थान पर एक पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात हमने ये सोचने का प्रयास किया कि ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है और राजनीतिक विज्ञान को अन्य जो विषय है वो भी प्रभावित करते हैं। तो हमें संपूर्ण सिस्टम, संपूर्ण जो ढांचा है उसे एक सिस्टम के रूप में देखना चाहिए, व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए। अर्थात हमारे शासन की जो संरचनाएं हैं जिसे हम पूर्व में अंग मानते थे, वो संरचनाएं कैसे कार्य करती है, उनका सामाजिक परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में ले लिया। इस सिस्टम में व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता डेविड ईस्टन, उसके बाद में उसने उत्तर व्यवहारवाद पर भी बल दिया था। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि डेविड ईस्टन का सिस्टम थ्योरी, उसके बाद में आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यवादी जो थ्योरियां थी, ये तीसरी दुनिया अर्थात एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो समाज जिनमें संक्रमणकालीन बदलाव होने लगे, परिवर्तन होने लगे, और ये परिवर्तन दूसरे महायुद्ध के बाद इस रूप में हुए कि इन देशों को गुलामी से आज़ादी मिली, इन्होंने संस्थाएं तो आधुनिक अर्थात पाश्चात्य अपना ली, लेकिन इनके समाज का जो परिवेश था वो अब भी प्राचीन था और उस परिवेश का उन संस्थाओं पर प्रभाव पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात राजनीतिक व्यवस्था का डेविड ईस्टन का जो सिद्धांत था वो इन देशों की संरचनाओं को समझने में असमर्थ सिद्ध हुआ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कई विद्वानों ने इन तीसरी दुनिया के देशों का अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर 1960 के दशक के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी की अवधारणा अर्थात राजनीतिक विकास की कंसेप्ट सामने आई। हम इस कंसेप्ट में ये देखने का प्रयास करेंगे कि डेविड ईस्टन का इस कंसेप्ट लुसियन पाई का राजनीतिक विकास की अवधारणा में क्या योगदान रहा या उसके विश्लेषण का क्या महत्व है। लुसियन पाई ने मुख्यतः 1963 में अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो 1963 में लिखी थी, और ये एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसी रचना थी जिसके अंदर उसने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में पूर्व में प्रचलित विभिन्न मतों, विभिन्न अवधारणाओं का विस्तार से समीक्षा की, और उसके बाद में उसने अपने
राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संबंध में प्रचलित निम्नांकित 10 अर्थों की समीक्षा करते हुए के साथ साथ उनसे अपनी असहमति प्रकट की, और असहमति प्रकट की ये 10 सिद्धांत मुख्यतः जो थे, जिसमें अलग अलग विचारक पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अलग अलग रूप में चरितार्थ करेंगे। सर्वप्रथम है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूर्व आवश्यकता है, जैसे बुचानन, बेरन एवं बार्ड ये समर्थक विद्वान हैं जो कहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर्थिक विकास की एक पूर्व आवश्यकता है। उसके बाद में रोस्टो ये मानता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट औद्योगिक राज्यों में पाई जाने वाली एक विशिष्ट राजनीति है। उसके बाद है थर्ड, राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण, कार्ल डाइस, लिपसेट एवं कोलमैन। फिर नंबर 4, राजनीतिक विकास का अर्थ है राष्ट्र राज्य की राजनीति को अपनाना, एडवर्ड सिल्बर्ट एंड मैकार्ड। उसके बाद नंबर 5 है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अर्थ है पर्याप्त मात्रा में प्रशासनिक और वैधानिकता का सिस्टम में विकास होना। यह है वेबर एवं प्लोम्ब्रा जो इसका समर्थन करते हैं। नंबर 6, राजनीतिक विकास का अर्थ है समूह गतिशीलता और शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी की प्राप्ति। एमर्सन एवं आइंस्टाइन ये इस मत के समर्थक है। उसके बाद है नंबर 7, पॉलिटिकल डेवलपमेंट लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की एक प्रकार की स्थापना है। प्लोम्बरा और रोनाल्ड पिनोक इसके समर्थक है। नंबर 8 है राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्थित बदलाव की क्षमता की प्राप्ति, डाइस एवं रिंग्स। नंबर 9, राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था द्वारा गतिशीलता और शक्ति के प्रयोग की क्षमता प्राप्त करना, पारसन्स, पावेल और कोलमैन। उसके बाद है 10 नंबर, राजनीतिक विकास संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की एक बहुपक्षीय प्रक्रिया का एक पहलू या पक्ष है। मिल्लिकन एवं ब्लैकमर। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के उपयुक्त अर्थों की तुलना में लुसियन पाई ने इसका विस्तृत अर्थ बताया है, अर्थात इन सभी जो 10 अर्थ है इनकी लुसियन पाई ने समीक्षा की थी। उसके बाद में उसने इनके साथ में असमर्थता व्यक्त की, अर्थात ये कहा कि ये बहुआयामी प्रक्रिया है। इन 10 जो अर्थ है इनका अपना महत्व है, लेकिन ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया को चरितार्थ नहीं करते। लुसियन पाई ने इस कष्टकारी स्थिति का अंत करने की दृष्टि से राजनीतिक विकास के प्रचलित अर्थों और लक्षणों की समीक्षा की और अंत में राजनीतिक विकास के सामान्य अर्थ और सामान्य लक्षण बताए। उसके अनुसार पाई के अनुसार राजनीतिक विकास एक बहुअर्थी एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। इस संबंध में वो 3 प्रकार की बात कहता है और 3 प्रकार अर्थात 3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अर्थ बताते हुए 3 ही वो इसके लक्षण बताता है। सर्वप्रथम वो कहता है नागरिक समानता की स्थापना। नागरिक समानता का मतलब है कि राजनीतिक विकास समस्त जनता के संदर्भ में नागरिक समानता के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा है। नंबर 2 में वो कहता है कि राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की सार्वजनिक हितों की मांगों की पूर्ति की क्षमता से संबंधित अवधारणा है। और नंबर 3 कहता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल सिस्टम की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण की स्थिति से संबंधित अवधारणा है। इस प्रकार पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 3 अर्थ बताता है। वो है सिस्टम के अंदर पहली बात समानता, उसके बाद क्षमता और तीसरा है विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण। और इसी आधार पर वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 3 लक्षण स्पष्ट करने का प्रयास करेगा। पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण, पाई 3 लक्षणों की उल्लेख करता है अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963। इसमें सर्वप्रथम पाई कहता है समानता अर्थात इक्विलिटी। देखना 3 प्रकार की समानता की बात कहेगा। संपूर्ण
राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सभी नागरिकों में एक ऐसे सामान्य दृष्टिकोण का विकास होना कि वे सामूहिक रूप से राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा सके, अर्थात सभी नागरिक राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय नागरिक की भूमिका निभाने का उन्हें अवसर, अर्थात राजनीतिक सहभागिता का अवसर प्राप्त सभी को होना चाहिए। सेकंड, राज्य द्वारा निर्मित कानून सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होना चाहिए, अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम में विधि की दृष्टि से समानता स्थापित किया जाना चाहिए। नंबर थर्ड है, सभी राजनीतिक या सार्वजनिक पदों पर भर्ती में समानता के सिद्धांत को लागू किया जाए, अर्थात इन पदों पर भर्ती योग्यता एवं कार्यकुशलता के आधार पर हो, परंपरागत विशेषाधिकार के आधार पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार समानता के वो 3 अर्थ बताता है। उसके बाद सेकंड विशेषता या लक्षण बताता है क्षमता, अर्थात कैपेसिटी। राजनीतिक विकास की दृष्टि से किसी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का अर्थ है क्षमता का संबंध है किसी राजनीतिक व्यवस्था के 2 प्रकार के निकायों, अर्थात निर्गत, अर्थात जो आउटपुट होता है उससे संबंधित है। प्रथम, पॉलिटिकल सिस्टम जो जितने भी उसके कंपलसरी वर्क होते हैं उनकी पूर्ति किसी योग्यता और कुशलता से, यानी जो सिस्टम में कार्य किया जाता है वो कुशलता से और क्षमता के साथ में संपादित होना चाहिए। सेकंड, राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक आर्थिक मांगों की पूर्ति में कितनी सामर्थ्य, अर्थात जनता की ओर से जो सामाजिक और आर्थिक विकास की जो मांग आती है उसकी पूरी करने में व्यवस्था की क्या क्षमता है। उसके बाद है विभेदीकरण और विशिष्टीकरण। ध्यान रखना साथियों, हम दूसरे महायुद्ध से पहले सरकार उसके 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पुकारते हैं। उन तीनों के द्वारा विशिष्ट कार्य अर्थात कानून निर्माण, कानून लागू करना, न्याय करना, ये बातें करते थे मोंटेस्क्यू के शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत में। आधुनिक व्यवस्था में हम इन जो शासन के अंग है, शासन को हमने एक पॉलिटिकल सिस्टम कह दिया जो परिवेश में काम करते हैं, और इस सिस्टम की संरचना अर्थात संरचना हो जाएगी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन संरचनाओं के प्रकार ये हो जाएंगे जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है, लागू करती है, न्यायिक निर्णय करती है। तो इस प्रकार से संरचना अर्थात शासन के अंग और उसके बाद में आगे उसके प्रकार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शासन का प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करेगा, तो इन तीनों अंगों को विभाजित कर देंगे हम कार्यों में तो विभेदीकरण आएगा, और उसके बाद विभेदीकरण होगा तो विशिष्टीकरण होगा, अर्थात प्रत्येक अंग अपने कार्यों को करने में समर्थ होगा, विशिष्ट हो जाएगा। तो यही इसका मानना है। तो विभेदीकरण विशिष्टीकरण की प्रक्रिया वास्तव में शासन के अंगों के बीच विवेकपूर्ण श्रम विभाजन की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है संपूर्ण शासन में आंतरिक एकता की रक्षा करते हुए विभेदीकरण विशिष्टीकरण के लक्षणों को अपनाना, ये एकीकरण के साथ 7 पृथक्करण की स्थापना है। जैसे कि चेक्स एंड बैलेंस थ्योरी में बाद में शक्ति पृथक्करण में अपनाया, वही बात यहाँ पर पाई के सिद्धांत में देखने को मिलती है। लुसियन पाई के अनुसार समानता, क्षमता और विभेदीकरण व विशिष्टीकरण राजनीति विकास के ऐसे लक्षण हैं जो किसी राजनीतिक व्यवस्था को संरचना एवं कार्यों की दृष्टि से जटिल बना देते हैं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम तीनों लक्षणों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंध पाते हैं, और ये संबंध ही उस पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसके रूप को तय करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।